अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तैयबा इमरान है और इम्पैक्ट में मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है डिस्कशन का वो है ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर ओडीडी, जो कि एक चाइल्डहुड बिहेवियर डिसऑर्डर है। और आजकल बहुत से होम सेटिंग्स में, स्कूल सेटिंग्स में इस तरह के बिहेवियर इश्यूज़ को रिपोर्ट किया जा रहा है। और हम देखते हैं कि इसके मेनली सिम्टम्स फीचर्स क्या हो सकते हैं, किस एज के बच्चों में ये इश्यूज़ आ सकते हैं, और अगर एक बच्चा इन इश्यूज़ के साथ डायग्नोज हो जाता है तो फर्दर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमारा क्या हो सकता है। तो मेनली जो इसका नाम है ऑपोजिशनल, इसका मतलब ये कि बच्चे बहुत ऑपोजिट हो जाते हैं, अगेंस्ट हो जाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों की परसिस्टेंटली रिजिस्ट करते हैं किसी की बात मानने के लिए। इनमें इनका मूड बहुत ज़्यादा इरिटेबल रहता है, बहुत चिड़चिड़े रहते हैं, छोटी सी बात पे बहुत ज़्यादा इनका इमोशनली एक एग्रेशन आ जाता है, बहुत ज़्यादा एक अपना टेम्पर बहुत जल्दी लूज़ कर जाते हैं। सेकेंडली हम देखें तो इसमें बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव बिहेवियर आता है। इनके ऑपोजिट जो हमारे इसके पेरेंट्स के होते हैं, स्कूल की सेटिंग्स में जो अथॉरिटेटिव फिगर्स होते हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करते हैं, उनकी बात नहीं मानते, बहुत ज़्यादा इनमें एक विंडिक्टिवनेस आ जाती है, बदला लेने वाली फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आती है। ये जानबूझ के दूसरों को तंग करते हैं और छोटी छोटी बातों से खुद ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये मेनली जो सिम्टम्स है ये ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर के सिम्टम्स होते हैं, जो कि किसी भी स्कूल गोइंग बच्चे में आ सकते हैं। 3 ईयर्स के 8 ईयर्स के बच्चों में ज़्यादा इश्यूज आ सकते हैं। और ये जो हम सारे बिहेवियर इश्यूज हैं ये बेसिकली सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होते, कल्चरली इनअप्रोप्रिएट होते हैं, जिस वजह से समटाइम्स टीचर्स के लिए और पेरेंट्स के लिए इन बिहेवियर्स को मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा होता है। तो एक चीज़ हम देखते हैं कि जो जो बच्चे होते हैं जिनमें ऑपोजिशनल ओडीडी के सिम्टम्स होते हैं, उनमें मेनली होता क्या है कि उनकी इमोशनल रेगुलेशन बहुत पुअर होती है। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते, इनकी फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत लो होता है, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल नहीं कर रहे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा मूडी हो जाते हैं एकदम, इनकी सेल्फ स्टीम बहुत पुअर हो रही होती है। और सेकेंडली हम देखें तो इनकी सोशलाइजेशन, क्योंकि अगर आप स्कूल सेटिंग में इस तरह के बच्चे आ रहे हैं तो कोई बच्चा इनके साथ इंटरेक्ट नहीं करता, इनकी सोशलाइजेशन बहुत पुअर हो रही होती है। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं, जो बच्चे ऑपोजिशनल होते हैं, ऑडीडी के साथ होते हैं, इनमें सारे इश्यूज आ सकते हैं। अब एक मेन चीज़ होती है कि ये सारे जो इश्यूज़ हैं ऑपोजिशनल इटसेल्फ एक बहुत ज़्यादा इसकी कॉमॉर्बिडिटी होती है एडीएचडी के साथ। अब हम देखें तो समटाइम्स पेरेंट को ये आइडेंटिफाई करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि जो एडीएचडी है उस वजह से बच्चों में ये इशू आ रहे हैं, क्योंकि जो ऑपोजिशनल है इटसेल्फ एडीएचडी का पार्ट होता है। लेकिन अगर ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा मार्कली हों तो फिर एक ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर की तरफ, ओडीडी की तरफ जाता है बच्चा। तो इसके लिए एक अर्ली आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी होती है कि वेदर ये एडीएचडी की वजह से बच्चों में सिम्टम्स आ रहे हैं या ओडीडी जो है एक अलग से बच्चे में डिसऑर्डर आ रहा है। तो इसकी एक अर्ली इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। और अगर मतलब बच्चा डायग्नोस्ड हो जाता है तो फर्दर इसकी साइकोथेरेपी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है, जिसमें पेरेंट्स को इन्वॉल्व करके बच्चों की थेरेपी करवाई जाती है, इनकी काउंसलिंग करवाई जाती है, इनकी कॉपिंग स्किल्स पे काम किया जाता है, इमोशनल रेगुलेशन सिखाई जाती है, एंगर मैनेजमेंट की स्किल्स सिखा के इन बच्चों को थोड़ा सा मैनेज किया जाता है काउंसलिंग के थ्रू। और अगर इन केसेस को टाइमली हम ट्रीट ना करें तो ये बहुत एक सीवियर डिसऑर्डर, बिहेवियर डिसऑर्डर, कंडक्ट डिसऑर्डर की तरफ भी जा सकता है। तो इसकी एक अर्ली इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी होती है ताकि बच्चा जो है इन इश्यूज़ के साथ विद द टाइम इसको हम मैनेज कर सकें। और अगर ऑन द लास्ट नोट में ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे में या किसी के भी इस तरह के इश्यूज़ आ रहे हैं तो प्लीज़ बी रिमेंबर के हेल्प इज़ अवेलेबल। थैंक यू।